नमस्कार। क्या राहुल गांधी ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट देकर के बीजेपी का पूरा प्लान चौपट कर दिया है? क्या किशोरी लाल शर्मा जो कि खाटी कांग्रेसी नेता है, उनको टिकट देकर स्मृति ईरानी का जो पूरा गेम है वो खराब कर दिया है कांग्रेस ने? क्या किशोरी लाल शर्मा को टिकट देकर स्मृति ईरानी को चारों तरफ घेर लिया गया है, क्योंकि स्मृति ईरानी अभी तक गांधी परिवार के पीछे छिप कर ही अमेठी में राजनीति कर रही थी? तो अब क्या होगा? और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बैक सपोर्ट और साथ ही साथ किशोरी लाल शर्मा जो कि खाटी नेता है, कांग्रेस की गली गली से वाकिफ है, उनके अनुभव स्मृति ईरानी पर भारी पड़ेंगे? ये तमाम सवाल है। क्या राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव न लड़ना, ये फैसला कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? क्या कुछ होने वाला है? बहुत सारे समीकरण हैं और तमाम समीकरणों को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार सर, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी कहती है कि परिवारवाद हो रहा है। स्मृति ईरानी भी बिलो द बेल्ट जाकर के वार करती हैं। अब जब वो अपने खाटी कांग्रेसी नेता किशोरी लाल शर्मा को लड़ा रहे हैं अमेठी से, तो कहा जा रहा है कि डर गए, भाग गए। तो आप क्या कहेंगे सर? क्या वाकई राहुल गांधी भागे हैं या फिर स्मृति ईरानी को एक तरीके से स्मृति ईरानी से बदला लेने का ये पूरा एक कैलकुलेटेड प्लान दिखाई दे रहा है? जी शुक्रिया प्रज्ञा जी। देखिए, राहुल गांधी डर गए हैं, ये बात चस्पा होगी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी इकलौते व्यक्ति इस देश के हैं जिन्होंने पूरे विपक्ष का झंडा थाम रखा है, जिन्होंने दो दो बड़ी यात्राएं की, पैदल यात्राएं की, लोगों से इंटरेक्ट किया और लगातार वो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक राजनीतिक रूप से खतरा बने हुए हैं। तो डरने की बात तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब दूसरी बात है कि अमेठी क्यों छोड़ी, रायबरेली क्यों पकड़ी, इसका उत्तर संतोषजनक होना चाहिए कांग्रेस की भी तरफ से। तो राजनीतिक रूप से देखें तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक चुनाव निश्चित रूप से लड़ना चाहिए। दक्षिण में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वायनाड में सीपीआई से उनका मुकाबला है, तो इसलिए उनका चुनाव लड़ना जरूरी था मेरे हिसाब से। अगर नहीं लड़ते तो वो सही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है सर। दूसरा पॉइंट है कि कहां से लड़े, तो रायबरेली से लड़े या अमेठी से लड़े, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं जो नेशनल पर्सपेक्टिव में जरूरी है कि हमको बीजेपी को हराना है, तो ये पूरा हो रहा है। अमेठी राहुल गांधी हारे थे, इसलिए ये लोग मानते हैं आमतौर पर कि अमेठी में ही वो दोबारा लड़ते और फिर हरा करके बदला लेते तो एक बात होती। ये इंडिविजुअल कैंडिडेट ऐसे सोच सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय राजनीति को देख रहा है, समझ रहा है, उसके लिए उसके दूसरे मतलब भी होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ प्रियंका गांधी का जरूरी है चर्चा करना कि प्रियंका गांधी अगर लड़ती तब तो ये बात होती कि प्रियंका गांधी लड़ लेती रायबरेली, आप अमेठी क्यों छोड़े। लेकिन चूंकि प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही है, अब नहीं लड़ रही तो जबरदस्ती तो लड़ा नहीं सकते ना उनको चुनाव, कोई भी कैसे लड़ा सकता है, तो वो नहीं लड़ रही है। तो रायबरेली एक ऐसी सीट है जो इंदिरा गांधी के पास रही, सोनिया गांधी के पास रही और कांग्रेस अध्यक्ष के पास रही सीट है वो। तो उस सीट को क्या यूं ही छोड़ दिया जाता, आम कांग्रेस जन लड़ते, या फिर परम विरासत के हिसाब से उसको राहुल गांधी उठाते। एक तो राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, दूसरा पूरी कांग्रेस के मेंटोर हैं, और तीसरा वो बेटा है, सन है सोनिया गांधी के। तो विरासत और प्लस एक कद वाली बात और राजनीतिक आवश्यकता, तीनों बातें रायबरेली में पूरी हो रही थी। अमेठी अगर वो लड़ते तो ये मिसिंग होता। अमेठी में ही क्यों लड़ना जरूरी है, इसका एक तीसरा एंगल ये है। हाँ। अगर लड़ते तो क्या होता, अगर अमेठी में ही लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश होती। खुश इसलिए होती कि रोज आए दिन स्मृति ईरानी अपना फिल्म वाली एक्टिंग के हिसाब से वो आंसू भी बहा सकती थी, कुछ डायलॉग भी कर सकती थी, वो जानती कि कैसे हमको न्यूज में रहना है। तो स्मृति ईरानी आज स्मृति ईरानी है, राहुल गांधी की बदौलत है, गांधी परिवार की बदौलत है। उनको गाली दे दे करके वो स्मृति ईरानी है, यही उनकी यूएसपी है। आज
कांग्रेस ने इस यूएसपी से अलग कर दिया है स्मृति ईरानी को। अब स्मृति ईरानी अगर अमेठी में लड़ रही है तो उनको अपने 5 साल के कामकाज का जवाब देना पड़ेगा। जनता पूछ रही है। अगर राहुल गांधी होते तो नेशनल पर्सपेक्टिव में वो धारा 370 और राम मंदिर और इधर और उधर करके वो बात करती, लोकल इश्यूज पर आती ही नहीं। अब उनको बताना पड़ेगा कि स्कूल क्यों बंद हुए, उनको अस्पताल क्यों बंद हुए, या नई कचहरी क्यों नहीं खुली। इस तरह सर की एक तरफ से अगर ये देखा जाए, क्योंकि अमेठी में सर जो हम ग्राउंड रिपोर्ट्स करके आए वहां पर ये बात थी कि स्मृति ईरानी को लेकर के भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। स्मृति ईरानी ने वो वादे पूरे नहीं किए जिन वादों को करके वो आई सांसद बनी। और अब क्योंकि किशोरी लाल शर्मा उनके सामने है, तो क्या आपको लगता है कि अब स्मृति ईरानी जो एक पिच पर गेम खेल रही थी, सिर्फ गांधी परिवार को कोसते हुए, सिर्फ राहुल गांधी को कोसते हुए और बाकी चीजों पर ध्यान न देते हुए, सर हमने तो इंटरव्यूज देखे कि कई पत्रकारों ने स्मृति ईरानी से सवाल किया कि आपने कितना काम किया है 5 साल में बताएं, तो उन्होंने कह दिया कि ये सवाल अमेठी की जनता का अपमान है, बल्कि उनको तो बताना चाहिए था। खैर सर, ये एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है ग्राउंड पे, तो आपको क्या लगता है, क्या वो पिच छीन लिया है कांग्रेस ने स्मृति ईरानी से और ये भारी पड़ेगी? यही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रज्ञा जी, क्योंकि ये जो चुनाव होगा, चूंकि लोकल व्यक्ति हैं शर्मा जी, 40 साल से कांग्रेस परिवार से जुड़े हैं और स्थानीय मिट्टी में रचे बसे हैं और पूरे गांधी परिवार का भी हिस्सा है। ऐसा नहीं है वो स्वतंत्र उम्मीदवार है। शीला कौल जी से के परिवार से, जो इनकी मामी लगती हैं राहुल गांधी के, इस तरीके से मतलब एक फैमिली है। ये गांधी परिवार से बाहर नहीं है। शर्मा जरूर है, पंजाब से जरूर है, लेकिन गांधी परिवार से ही है। तो वो स्थानीय मुद्दों पर बात होगी, चूंकि नेशनल पर्सपेक्टिव में वो कद नहीं है के.एल. शर्मा जी का, स्थानीय लीडर हैं, तो स्थानीयता को अच्छी तरह से समझते हैं, आम लोगों से कनेक्ट है, आम लोगों के मुद्दे वो जानते हैं और किन मुद्दों से जनता और सवाल करने लगेगी स्मृति ईरानी से, ये भी उनको बखूबी मालूम है। तो इससे क्या होगा कि पूरा चुनाव स्मृति ईरानी को जवाब देते देते बीतेगा कि उसने क्या काम किया और उसको क्या काम छूट गया। अब उनको राहुल गांधी पर कोस करके वो चुनाव लड़ लेंगे, ये नहीं होगा। इस हिसाब से स्मृति ईरानी फंस गई है। और दूसरी तरफ मोदी सर दूसरों के कार्यकर्ताओं को चेले चपाटे बताते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताते हैं। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, और किशोरी लाल शर्मा के लिए तो मैंने सुना है कि वो शायद सेवा दल का हिस्सा भी रहे। जैसे आरएसएस संगठन है, इसी तरीके से सेवा दल भी एक संगठन रहा है कांग्रेस का, वो उसके भी सदस्य रहे हैं। तो जमीनी तौर पर बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस को और कांग्रेस के वोटरों को जोड़ना जानते हैं। ये बिल्कुल ये दिखेगा, चुनाव प्रचार के दौरान ही दिखेगा फर्क क्या होता है। तो स्थानीय उम्मीदवार से लड़ना और स्टारडम की लड़ाई लड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टारडम की लड़ाई अब नहीं होगी। चलिए, हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लिए कि राहुल गांधी जी ने हाथ जोड़ के कह दिया, स्मृति ईरानी जी मैं हार स्वीकार करता हूं, आपसे लड़ नहीं सकता था इसलिए मैंने नहीं लड़ा। ठीक है, आप खुश हो गए, आपका ईगो शांत हो गया। लेकिन जरा हमारे के.एल. शर्मा जी से जीत के दिखाइए। हम तो रायबरेली भी जीत रहे हैं, आप के.एल. शर्मा जी से ही जीत के दिखाइए। इस भाव में अब कांग्रेस आई है। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव 1-2 दिन की बहस हो सकती है, राहुल गांधी अमेठी में क्यों लड़े नहीं लड़े, 2 दिन में थोड़ी सहज असहज स्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन 2 दिन के बाद जब सब भूल करके चुनाव प्रचार में लड़ेंगे आएंगे तो मुद्दा ही काम आएगा, चाहे कांग्रेस को, चाहे स्मृति ईरानी को, बीजेपी को। तो हमें लगता है कि हाँ जी सर, एक चीज और है जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सुबह से कल से एक तरीके का एक्सपेक्ट बनाया जा रहा है। हालांकि ये बात ठीक है, अमेठी की जनता भी चाहती थी कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी में से कोई चुनाव लड़े और उनके लड़ने से बहुत प्रभाव पड़ता। लेकिन ये जो एक्सपेक्ट बनाया जा रहा है, एक फंडा बनाया जा रहा है कि अगर स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी नहीं हुए, प्रियंका गांधी नहीं लड़े, तो वो बिना लड़े जीत जाएंगी, स्मृति ईरानी को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर, चुनाव तो अमेठी की जनता मुद्दों पर लड़ रही है। अब तो स्मृति ईरानी चारों तरफ से फंसी हुई दिख रही है, क्योंकि उनको अपने कामों पर बात करनी पड़ेगी। तो सर, इसको सोशल मीडिया पर इस बात तक सीमित क्यों रख दिया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी नहीं लड़े तो स्मृति ईरानी जीत गई? भाई, कामों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। जीत सोशल मीडिया या राष्ट्रीय मीडिया तो किसी को जिताएगा नहीं, जनता ही वोट करेगी। और वोट मांगने एकदम स्थानीयता का के प्रतीक है के.एल. शर्मा, वो जा रहे हैं।
और एक तरफ स्टारडम है, दूसरे तरफ स्थानीयता है, और यहाँ स्थानीयता के साथ में स्टारडम का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पर डोर टू डोर कैंपेन करती दिखेंगी। और प्रियंका गांधी आज देश में इतनी बड़ी ओरेटर और इतनी बड़ी नैरेटर बन गई है कि मुझे जो एक दिन पहले वाला जो उनका वक्तव्य है, जिसमें उन्होंने अपने पिता से जोड़ा है कि हम देश की जनता पर गुस्सा हुए थे जब हमने देखा कि हमारे पिताजी को उन्होंने जिस रूप में लौटाया, टुकड़ों में और तिरंगे में लपेट करके लाश की शक्ल में, हमने तो सही सलामत उनको भेजा था, लेकिन वो गुस्सा समय के साथ शांत हुआ, इसलिए कि मैं प्यार करती हूं जनता से, जनता मुझे प्यार करती हूं, मैं देश से प्यार करती हूं। ये जो कहने का अंदाज है, इसके अलावा इंदिरा गांधी जी के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो उल्टा पुल्टा कह रहे हैं इंदिरा प्रियंका जी के शब्दों में, तो ये जो कह रही हैं, ये ओरेटर अगर इस लोकल लेवल पर स्मृति ईरानी के सामने आ गए तो स्मृति ईरानी टिकेंगी नहीं प्रियंका गांधी के सामने जब वो केएल शर्मा के साथ होंगे। एक तो लोकल वॉइस और ऊपर से वो नैरेटिव, और हर मामले में वो 20 पढ़ने वाली प्रियंका रहेंगी। बहुत मुश्किल चुनाव हो गया है स्मृति ईरानी का। और ये बात जो लोग कह रहे हैं कि जीत जाएंगे आसानी से, बहुत गलती में है, बहुत गलत सोच रहे हैं। उनको अपने इस सोच पर उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने गलत सोचा है। प्रेम कुमार सर, ये भी कहा जा रहा है कि आगे जब रायबरेली में उपचुनाव होंगे तो उत्तर भारत प्रियंका गांधी संभालेंगी और दक्षिण भारत राहुल गांधी संभालेंगे। इस तरीके से उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को एक उसमें गुथा जा रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज तक देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ जो 2 जगहों पर चुनाव लड़े और चुनाव चलते हुए चुनाव में कहे कि हम ये सीट छोड़ने के लिए हम लड़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये नैरेटिव कुछ पत्रकार, कुछ अखबार, कुछ मीडिया ये गढ़ रहा है ताकि चुनाव लड़ते हुए राहुल गांधी को कमजोर किया जा सके। राहुल गांधी क्यों छोड़ेंगे रायबरेली की सीट? उनके पास ये ऑप्शन भी है कि वायनाड छोड़ के प्रियंका गांधी को वायनाड दे दे, ये भी तो ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन को आप खारिज कर दीजिए और कहिए कि रायबरेली छोड़ने वाले हैं। इसका मतलब इल इंटेंशन है, बुरे इरादे हैं ये बात फैलाने में। इस खबर का खंडन होना चाहिए। कांग्रेस अपने स्तर पर खंडन करे कि हम रायबरेली नहीं छोड़ रहे हैं और उसके बाद में चुनाव लड़े। अब कौन छोड़ रहे हैं उसका जवाब हम अभी देने की थोड़े है। नहीं सर, सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक ट्वीट किया। उनके पूरे ट्वीट में एक बात है जिसमें बहुत फोकस किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी तो कभी भी उपचुनाव लड़ करके कहीं से भी संसद पहुंच सकती हैं। तो उनके इस बात को, अगर आपने उनका ट्वीट पढ़ा सुना हो तो, नहीं पढ़ा हो तो मैं पढ़ के बताऊं आपको। मैंने पढ़ा है। अच्छा, ओके। तो उनके इस ट्वीट कि इस मतलब को आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या है ये, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं इस ट्वीट को, मुझे तो लगता कि इस मुद्दे पर बात ही नहीं करती कांग्रेस कि प्रियंका गांधी क्या करेंगी। प्रियंका गांधी खुद फैसला करेंगी कब लड़ना है। इसी में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं जो अब तक नहीं कही जाती है। गांधी, आपने अपने प्रश्न में शुरुआत की थी परिवारवाद को लेकर के। गांधी परिवार को परिवारवाद का ये माना जाता है, पर्याय माना जाता है, विपक्ष हमला करता है। लेकिन प्रियंका गांधी इस नैरेटिव के खिलाफ एक जीता जागता उदाहरण है। प्रियंका गांधी 52 साल की उम्र में सांसद, विधायक, मंत्री कुछ नहीं बन सकी है। और कोई भी सामान्य से सामान्य राजनेता के घर परिवार में पैदा लेने वाला व्यक्ति, चाचा, भतीजा, भाई बहन, पतोहू, बहू, बेटी, आराम से मंत्री, विधायक, एमएलए एमपी बन जाते हैं। सही बात। तो परिवारवाद वहां उसको कहते हैं। ये परिवारवाद के खिलाफ उदाहरण है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी उदाहरण है कि गांधी परिवार परिवारवाद का उदाहरण नहीं है। गांधी परिवार त्यागवाद का उदाहरण है, कुर्बानीवाद का उदाहरण है, शहादतवाद का उदाहरण है। अगर परिवारवाद का उदाहरण होता तो प्रियंका गांधी आज 52 साल की उम्र, कम उम्र तो नहीं है ना, हाफ सेंचुरी लग चुकी है। 52 साल की उम्र में वो सांसद नहीं है और फिर भी हम कहते हैं कि परिवारवादी है। तो ये जो इस बात को जो लोग समझेंगे वो प्रियंका पर क्यों बात करेंगे? वो उपचुनाव जीते कि लोकसभा चुनाव जीते, कांग्रेस हमेशा गुनहगार मानी जाएगी कि 52 साल की उम्र तक उसने प्रियंका गांधी को टिकट नहीं दिया, चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया।
ये कांग्रेस पर से सवाल पूछे जाएंगे। उपचुनाव लड़ाने की बात करते हैं। मैं तो ऐसे वक्तव्यों का विरोध करता हूं कि ये बहुत गलत बात है कि जी। प्रियंका गांधी बाई इलेक्शन के लिए आप सोचें। अरे हिम्मत है तो ऑफिशियली बोलिए कि हम बाई इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। ये अटकल बोलने की क्या बात है? प्रियंका गांधी का बाई इलेक्शन लड़ाना उस नैरेटिव को सपोर्ट करना होता है जिसमें इस्तीफा देने की गरज दिखाई जा रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि रायबरेली क्यों छोड़ेंगे, वाई नॉट छोड़ेंगे। प्रियंका गांधी क्यों लड़ेगी, कोई और भी लड़ सकती है। प्रियंका गांधी बड़े मकसद के लिए हैं, उस हिसाब से इस्तेमाल होना चाहिए। प्रियंका गांधी की चॉइस पूछी जानी चाहिए, वो कहां लड़ना चाहती है। उनको जो दे दिया जाएगा, भिक्षा है क्या कि वायनाड ले लो, रायबरेली ले लो। प्रियंका गांधी देश की कोई भी सीट जीत सकती है। ये और महिला है, अच्छी ऑरेटर है, अच्छी नेता है और किसी भी नेता से compete कर सकती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी जैसी व्यक्ति नेता संसद में नहीं है, उस जगह पर नहीं है जहां कानून बनते हैं, देश की जनता के लिए विधेयक बनते हैं, कानून बनते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य, प्रियंका गांधी का दुर्भाग्य नहीं है। प्रियंका गांधी एसेट है देश की, उनको नहीं मिल रहा है, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। ये हम कहना चाहते हैं। सर, अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ब्राह्मण वोट भी खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट कांग्रेस के साथ है। तीसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों ही रहने वाले हैं अमेठी में उतने समय तक। तो एक तरीके से गांधी परिवार ना लड़ करके भी अमेठी में तो रहेगा, रायबरेली में तो रहेगा ही। तो सर, ये कितना भारी पड़ेगा स्मृति ईरानी पर, कितना नुकसान करेगा? देखिए, स्मृति ईरानी के लिए तो हारे और जो घर खरीदा है उसको बेचने में जितना वक्त लगे उतने ही का मामला है। स्मृति ईरानी में कोई लोकलिज्म नहीं है, स्थानीयता नहीं है। वो मिट्टी में स्नेह है, उनको दिखाना पड़ता है कि इस मिट्टी से मैं प्यार करती हूँ। जबकि दूसरी तरफ गांधी परिवार को ये दिखाना नहीं पड़ता है, ये विरासती है और हमेशा से अब तक रहा है। तो सर, इसीलिए उनके तो ये सवाल घर को लेकर कोई भावुक माहौल नहीं है अमेठी के लोगों में। वो कहते हैं कि ये तो प्रेजेंटेशन है, ये दिखावे का है। स्मृति मैडम बड़ी घमंडी है। ये मैं आम लोगों की बात बता रही हूँ, आम नागरिकों की। डेफिनेटली जनता की भावना ही सच्ची भावना होती है, जो आपके चश्मे से उल्टा चश्मा से नजर आता है। जनता क्या बोल रही है, क्या देख रही है, क्या सोच रही है। तो हम ये मानते हैं, आपकी रिपोर्टिंग के आधार पर भी मानते हैं कि जनता उनको उस रूप में देखती है कि वो बहुत पॉजिटिव वेव नहीं है। बीजेपी का के नाम पर, उनकी बड़ी नेता के नाम पर, हाई प्रोफाइल के नाम पर एक बज जरूर क्रिएट होता है स्मृति ईरानी के लिए। लेकिन जब बात यहाँ गांधी परिवार खड़ा हो जाएगा, जब एक बार तो जीते हैं उसी को लेके बोल रहे, बार बार तो गांधी परिवार ही जीता है ना। तो फिर गांधी परिवार हार जाएगा, ये आसानी से निकाल लेते हैं मतलब। और एक बार किसी ने जीता है तो उसके जीत के लिए सब बोल रहे हैं जीत जाएंगे। तो ये एक तरफा भी है, जाति भी है। लेकिन हम हार जीत को छोड़ देते हैं। लेकिन टफ चुनाव है स्मृति ईरानी के लिए, अपनी सीट बचाना मुश्किल होगा। और एक लो प्रोफाइल नेता जिसकी बहुत गहरी पकड़ है, 40 साल पुराना नेता है, जो कार्यकर्ताओं को नाम से जानता है, जो नेताओं का सेतु बना रहता है, उसको जिनको राजनीति की पूरी पकड़ है, उनके सामने स्मृति ईरानी माने नेता के भी तौर पर बच्ची ही हैं। सर, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राहुल गांधी डर गए, कांग्रेस भाग गई, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर सेट किया जा रहा है जी। ये चूंकि इसका देखिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये है कि एक साथ दो जगह चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड। तो अमेठी में हार गए तो वायनाड उनके पास था। अब एक बार फिर वायनाड रायबरेली है, तो अब लोग पूछ रहे हैं कि इस बार कौन सी हारेंगे। तो कह रहे हैं कि वायनाड हार जाएंगे, तो यहां भी हार के डर से नहीं लड़े। इस तरीके से एक गुत्थी लगाई जा रही। देखिए, राजनीतिक दल ये बात करती है, बीजेपी ये बात बोलती है, तो एक्सेप्टेबल है, उसको हक है बीजेपी को इस तरह से चीजों को नैरेट करने का और बताने का। लेकिन कोई पत्रकार भी ओपिनियन देता है तो ओपिनियन भी उसका हक है। लेकिन टीवी चैनल जब स्क्रीन पे हेडलाइन लगाने लगते हैं कि वायनाड ये हार रहे हैं, रिस्क है, इसलिए
रायबरेली फिक्स है, इस तरह की जब हेडलाइन कोई लगाता है तो ये फिर खबर नहीं होती। टीवी चैनल का काम तो खबर देना है, अखबार का काम खबर देना है। जो ओपिनियन राइट प्रोपेगेंडा अलग है, लगने लगता है। तब उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। तो हमको खबर और ओपिनियन में फर्क करना हो, पत्रकार सर हम भी हैं। इन बातों का असर पड़ता है सर जमीन पर, वोटर जब वोट देने जाता है तो? देखिए, टीवी चैनल जो देखते हैं असर पड़ता है, लेकिन टीवी चैनल अब देखना लोगों ने कम कर दिया है, क्योंकि देखते देखते जो समझदार लोग हैं उनको लगने लगा है कि यहाँ प्रोपेगेंडा चलता है, तो कम कर दिया है। यही कारण है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट मजबूत हुआ है, टीवी चैनल का कम हुआ है। तो सोशल मीडिया में वो तस्दीक करते हैं कि जो टीवी चैनल में चल रहा है ये लोग क्या बोल रहे हैं, तब व्यूअर्स अपना व्यू बनाता है। जागरूक नागरिक आजकल यही कर रहा है। तो इसलिए टीवी की का नैरेटिव 100% नहीं चालू उस पर लागू हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो ऐसा क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं और मानते हैं कि टीवी बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, तो वैसे लोग प्रभावित तो होते हैं और इसका फायदा उनको मिलता है। इसीलिए तो लड़ाई मुश्किल हुई है विपक्ष की लड़ाई ही इसलिए मुश्किल हुई है कि राष्ट्रीय मीडिया सत्ताधारी के साथ मिल गया है और वही भाषा बोलता है जो सत्ता बोलती है। सत्ता की तरफ से वो मीडिया विपक्ष से ही सवाल करता है, इसीलिए ये लड़ाई मुश्किल हुई है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है। वरना लोकतंत्र में चौथे मीडिया स्तंभ का काम तो सत्ता से सवाल करना और विपक्ष की किसी तरह से मदद करना होता है। मदद ना भी करे तो कम से कम सवाल तो करना मत भूलिए, ये एक बड़ी बात है। असर तो पड़ेगा जनता पर, लेकिन वो असर कम हुआ है ये हम जरूर कह सकते हैं जी। सर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं आजकल, बड़े अलग अलग से बयान दे रहे हैं, कभी मीट मछली मटन पर, कभी मंगलसूत्र पर, कभी भैंसों पर, तो आपको क्या लगता है कि इन बातों का असर अब ग्राउंड पर उतना ज्यादा क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने जितने लोगों से बात किया सर, अमेठी की भी अगर मैं बात करूं, जो बीजेपी के कोर वोटर मैंने देखे, जो जन्मजात बीजेपी के वोटर है, जो शुरू से बीजेपी के वोट करते आए हैं, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और ये तो तानाशाही वाली बात हो गई। तो ये दो बातें जब अपना भाजपा का वोटर कर रहा है, वो ये जरूर बोलता है कि हम भाजपा को वोट देंगे, लेकिन हाँ ये बात गलत है, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, किसका मंगलसूत्र छिन गया, किसकी भैंस छिन गई, बल्कि अब इतनी महंगाई हो गई कि हम मंगलसूत्र बनवा ही नहीं पा रहे हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया जो प्रधानमंत्री का अचानक से इतना ज्यादा लोग उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि मखौल उड़ा रहे हैं लोग? देखिए, इसकी वजह स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी एक तो स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ वो स्वयं नियम कानून का उल्लंघन करते हुए देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का कैरेक्टर उसका नेतृत्व होता है। नेतृत्व की जैसी छां होगी, जैसा वैसी पार्टी का माना जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी में बीते दिनों करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन के नारे को बदल करके एक्सेप्ट करप्शन वाले पॉलिसी पर आ गए हैं। सारे करप्ट पीपल को बीजेपी के यहाँ एक मजमा लगा दिया गया है, जिसको स्वयं वो करप्ट बोलते थे। तो ये उस जीरो टॉलरेंस के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी बोलते थे, उसके खिलाफ उन्होंने उदाहरण पेश किया। इलेक्टोरल बॉन्ड का उदाहरण आया, लोगों की आंखें खुल गई कि अरे ये तो चोरी छिपे चंदा भी लेते थे, ये तो धंधा भी करते थे, इन्होंने तो एक्सटॉर्शन गैंग बनाया। इसके अलावा अपने ही लोगों के खिलाफ इन्होंने जासूसी कराई। बीजेपी के लोग भी परेशान हैं, अपने ही लोगों को पार्टी से किनारा भी किया, मुख्यमंत्री से हटाया, यूजलेस बनाया, उनको शक्तिहीन कांतिहीन बनाया। ये सारी चीजें देख रही तो जनता बीजेपी के भीतर मच रही प्रतिक्रियाओं से भी सीख रही है कि जब बीजेपी वाले ऐसा बोल रहे हैं इसका मतलब जरूर कुछ बात है। इस हिसाब से केवल विपक्ष बोलता तो जनता बोलती विपक्ष का तो काम है बोलना, लेकिन अब बीजेपी के नेता जब बोल रहे हैं कि देखो ये हमारे श्री राम का इस्तेमाल करते हैं, जब जब चुनाव आता है इनको राम राम बोलना है, जब जब चुनाव आता है इनको सांप्रदायिक आधार पर बात बोलना है, जब जब चुनाव ये निचले स्तर पर जाकर टिप्पणियां करते हैं, अपने ऊपर कोई बोल देता है तो मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे ऊपर कैसे बोल दिया, मेरी नाक ऊंची है, मुझे 99 बार गाली दी गई कि 92 बार गाली दी गई, सब गिनाने लगते हैं। लेकिन अपनी जुबान खोलती है तो कितनी बार किसको क्या क्या नहीं बोलते हैं, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक। आज सोनिया गांधी का भी वक्तव्य किसी ने दिखाया है, वो कैसे बात करें सोनिया गांधी के लिए। मैंने कहा था वो डर जाएगी,
वो चुनाव नहीं लड़ेगी, भाग जाएगी, ऐसे करके बोल रहे हैं। और एक बार राहुल गांधी के मुंह से निकला था नरेंद्र मोदी के लिए जाएगा वाले अंदाज में एक बात, तो सबने कहा था कि राहुल गांधी ने पाप कर दिया है, और वो खुद लगातार बोलते हैं तो वो कोई गुनाह नहीं होता। तो ये सारी चीजें कंपैरेटिवली जनता मूल्यांकन करती है, तो उनके बातों का वजन अपने आप कम हो जाता है जनता के मन में। नहीं तो एक समय था प्रज्ञा जी, मैं मेट्रो में आता था और मैं दो साथी बात कर रहे थे हम, और उसमें नरेंद्र मोदी की आलोचना थी, तो अगल बगल वाला भिड़ गया हमसे लड़ने के लिए। ऐसा 2-3 बार हुआ था, वो 2014 के बाद का समय था। आप बात नहीं कर सकते थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, क्योंकि पूरा जबरदस्त माहौल था। लेकिन आज 2-4 आदमी शामिल हो जाते हैं बातचीत में, उनकी शिकायत करने, उनकी आलोचना करने में। ये फर्क आ गया है जनता को नरेंद्र मोदी और बीजेपी को देखने के नजरिए में, ये बड़ा फर्क आया है। सर, आपका ऑल ओवर एनालिसिस क्या कहता है? लास्ट कमेंट सर, दिनेश प्रताप सिंह वर्सेस राहुल गांधी इन रायबरेली एंड अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा। मैं दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाता हुआ देख रहा हूं। मुझे कोई संशय नहीं है कि ये दोनों सीटें कांग्रेस वापस हासिल कर लेगी, एक सीट, और दूसरी पर जीत का सिलसिला बनाए रखेगी। मुश्किल है तो स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल है, और ये मेरा स्पष्ट है, मुझे कोई गफलत नहीं है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।